नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो आपके सामने न्यू टॉपिक है वह है फाइनल अकाउंट यानी फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट काफ़ी दिनों से बच्चों में रही है और काफ़ी दिनों से हमने इस पर काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इसका जो स्टेप है उसको यदि हम फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज को समझ पाएंगे। जिस प्रकार से इसके गूढ़ रहस्यों को इसमें डाला गया है उसको हम यदि स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे तो इसका समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, यदि आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो आप इसके एक एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिए और जितनी भी बातें बताई जा रही हैं उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के यह चैप्टर समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें मदों का यानी आइटम्स का समावेश सबसे अधिक मात्रा में है और उसको याद करना भी काफ़ी हद तक मुश्किल है। लेकिन यह बहुत सरल हो जाता है यदि आपने इस चैप्टर के तमाम आइटम्स को बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत ही अधिक बार यदि प्रैक्टिस किया है तो ये चीज़ें आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जब आप फॉर्मेट को ध्यान से देखेंगे, इस फॉर्मेट के एक एक राज को, एक एक परत को, एक एक आइटम्स को हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उस आइटम में क्या चीज़ शामिल है, उसको हम किस प्रकार से शो करते हैं यानी दिखाएंगे, वह भी देखेंगे। चलिए पहले हम फॉर्मेट की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का यह प्रश्न अपने कमेंट में रहा है कि सर ये फॉर्मेट आप सबसे पहले बता दीजिए कि फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है वह आप सबसे पहले स्क्रीन पर आप लाइए और उसको हम सबसे पहले हमें बताइए। तो आपको बिना देरी के, क्योंकि मैंने टाइम जनवरी का ही दिया था, आज जनवरी 1 है, आज यह फाइनल अकाउंट की वीडियो शूट हो रही है, कुछ ही देर बाद ये अपलोड भी होगी। फाइनल अकाउंट का यह फॉर्मेट यदि आपके पास पहुंचता है तो आप सबसे पहले इस वीडियो को अपने अन्य फ्रेंड्स को अवश्य शेयर करेंगे, जिससे मुझे यह महसूस होगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है और आप इसके सहभागी भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ लिखा है, जब हम फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो सबसे पहले कंपनी का नाम डालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च हो या 31 जनवरी हो, जो डेट आपके सवाल में होगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो कॉलम होगा वह इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर सामने मौजूद है। पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इस प्रकार से आप लिखेंगे। यदि आप यहाँ रुपीज को भी लिख देंगे ब्रैकेट में तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको लिखना जरूरी है क्योंकि ये सारे अमाउंट हम रुपीज में ही लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल से होता है। यदि हम यहाँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे यानी सेल को लिखेंगे तो सेल में से सेल्स रिटर्न को घटाकर ही लिखेंगे। इसके बाद अदर इनकम, अदर इनकम में जो रकम प्राप्त होती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड हुआ,
या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड हुआ, जितनी भी इनकम होती है, या नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कभी कभी लिखा हुआ आता है सवाल में, उसको हम एक जगह टोटल कर लेंगे नोट्स टू अकाउंट में। वहां से हम उठाकर उन सभी अमाउंट के टोटल को यहां अदर इनकम के हेडिंग में लिख देंगे। इसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल को और अदर इनकम को जोड़ देंगे, तब ये थर्ड पॉइंट बन जाएगा टोटल रिवेन्यू। फर्स्ट एंड सेकंड को यानी इसको और इसको जोड़ेंगे, तब ये थर्ड टोटल रिवेन्यू का हेडिंग प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर आएगा। चौथे नंबर पे आप ध्यान देंगे तो चौथा नंबर एक्सपेंसेज का होगा। एक्सपेंसेज में सबसे पहला पॉइंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में किताब में कभी कभी परचेज और इन्वेंट्री चेंजेज इन इन्वेंट्री ऐसा भी लिखा होता है, तो उसको आप ध्यान न दे करके सिर्फ इसको ध्यान रखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगा कहाँ से? इसमें आप जब ओपनिंग स्टॉक लेंगे, ओपनिंग स्टॉक में परचेज को जोड़िए और क्लोजिंग स्टॉक को घटा दीजिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा वही मटेरियल कंज्यूम होगा, उसका टोटल यहां लिख देंगे। लेकिन उसकी वर्किंग अलग नोट्स टू अकाउंट में करेंगे। वह हम कैसे शो करेंगे उसको हम अगला जो प्रश्न सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में, उसमें आपको दिखाएंगे। इसके बाद आता है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज। इसका मतलब होता है एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी हुआ, वेजेज हुआ, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अदर फंड्स हुआ, या स्टाफ से संबंधित स्टाफ सैलरी के नाम से, या स्टाफ बेनिफिट्स के नाम से, या कैंटीन एक्सपेंसेज के नाम से, यानी कुल खर्चा संस्था के कर्मचारियों से ही होना चाहिए, उसको हम एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज में लिखेंगे। इसके बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट जो होता है वह एक प्रकार का वित्तीय खर्चा होता है। वित्तीय खर्चे को हम क्या शामिल करेंगे इस खर्चे में? इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पेमेंट करते हैं फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, उन्हीं को ही यहां पर शामिल किया जाता है। यानी संस्था के द्वारा जो ब्याज चुकाया जाता है या लाभांश दिया जाता है, मतलब ऐसा लाभांश या ऐसा ब्याज जो शॉर्ट टर्म नेचर का है और जो कि संस्था के लिए एक खर्च के रूप में है, उसको यहां पर लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह बिजनेस के सामान्य नियमों के अनुकूल ही होना चाहिए। इसके बाद होता है नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज। इसका मतलब होता है ह्रास। ह्रास चाहे बिल्डिंग पर लगे, चाहे प्लांट पर, चाहे फर्नीचर पर, अगर एक से ज़्यादा है तो उसको आप नोट्स टू अकाउंट में सभी डेप्रिसिएशन को टोटल कर लेंगे, करके उसको यहाँ लिख देंगे। इसमें एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज भी है। इसका मतलब होता है गुडविल अगर राइट ऑफ हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज राइट ऑफ हुआ है, तो वह भी यहीं लिखा जाएगा। इसके बाद आता है अगला अदर एक्सपेंसेज। इन चार हेडिंग के अलावा जितने भी खर्च होंगे उन सभी को यहाँ अदर एक्सपेंसेज में ट्रांसफर कर देंगे, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेज, प्रिंटिंग एक्सपेंसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज। इसके बाद जो बैड डेट्स होता है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है, ये जितने भी हम प्रोविजंस टाइप में खर्चे होते हैं या ऐसे खर्चे जिनका संबंध इन चारों से नहीं है, उन सभी खर्चों को हम अदर एक्सपेंसेज की हेडिंग में लिख करके एक जगह नोट्स टू अकाउंट में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद उनका टोटल करके यहाँ जो टोटल वहाँ आएगा उसी को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जब हम टोटल करेंगे इस तमाम खर्चों का 1, 2, 3, 4, 5, इन खर्चों के टोटल को टोटल एक्सपेंसेज नाम की हेडिंग से डिनोट करेंगे और यहाँ जो मैंने डैश लगाया है यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेज लिख देंगे। इसके बाद ये जो नंबर आ रहा है थर्ड, टोटल
रेवेन्यू लिखा हुआ है, ये टोटल जो रेवेन्यू आया है इसमें से इस फोर्थ को यानी टोटल एक्सपेंसेज को जो हमने यहाँ टोटल किया है, यानी यहाँ के टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेज को घटाएंगे। घटाने के बाद जो यहाँ पर इनकम प्राप्त होगी उसका नाम होगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। इसका मतलब हमने इस पांचवी रकम को थर्ड रकम में से फोर्थ को घटाने के बाद ही प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए कि हमने थर्ड में से फोर्थ को माइनस किया है। इस प्रकार से ये रकम हमें प्राप्त हुई है। तो ये यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया कि थर्ड माइनस फोर्थ हुआ है, तभी ये फिफ्थ नंबर का आइटम हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद एक्सेप्शनल आइटम्स को हम यहाँ घटाते हैं। अब सवाल ये है कि एक्सेप्शनल आइटम में आता क्या है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवादात्मक मदें। इस प्रकार की मदें व्यापार के सामान्य जो गतिविधियाँ होती हैं उनके अनुकूल तो होती हैं, परंतु ये इनका होना बहुत कम चांस बनता है कि इस प्रकार के खर्चे व्यापार की सामान्य गतिविधियों में हमेशा पाए जाएं। जैसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, या फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं, या संस्था का यानी कि इंस्टीट्यूशंस का, कंपनी का दोबारा रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए, पुनर्गठन किया जाए, या संस्था का किसी प्रकार का केस का निपटारा हो रहा हो। इस प्रकार की मदें जो होती हैं, इस प्रकार के जो आइटम्स होते हैं, होते तो बिजनेस से ही रिलेटेड हैं, लेकिन इनका होना या ना होना सामान्य नियमों के अनुकूल रहने के बावजूद बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। इसलिए एक्सेप्शनल आइटम्स जो होता है ज़्यादातर खाली ही रहता है, इसमें कुछ लिखते नहीं हैं। इसके बाद जब एक्सेप्शनल आइटम्स को हम घटा देंगे, यानी कि हम पांचवें नंबर में से छठे नंबर को घटाएंगे, तो जो सातवां नंबर हमें प्राप्त होगा उसमें हम ये जरूर लिखेंगे कि पांचवें में से छठे को घटा करके ही प्राप्त हुआ है। तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अब हमने लैंग्वेज तो यही लिखा है, लेकिन इसमें से एक्सेप्शनल शब्द अब हट जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शनल हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब एक्सेप्शनल हटने के बाद अब रह गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हटाना। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे आठवें नंबर पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से हमारा मतलब होता है असाधारण मदें। असाधारण मदें ऐसी मदें होती हैं जो बिजनेस की सामान्य क्रियाओं में पाई ही नहीं जाती हैं, यानी इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। जैसे अचानक भूकंप आ गया, या बाढ़ या आंधी या तूफान आ गया, ऐसी सिचुएशन में लॉस हो गया, जो कि संभव ही नहीं है, लेकिन संभव उस मात्रा में हो जाता है जब ये घटनाएं हो जाती हैं। उससे संबंधित अगर यहाँ पर नुकसान हुआ है तो उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के दायरे में रखेंगे। ये आठवां नंबर है। फिर हम सातवें आइटम में से जो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स था, उस वाले अमाउंट में से इस आठवें नंबर को हम घटा देंगे। तो अब हमें जो प्राप्त होगा, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमने जब लिख दिया है तो अब यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही बचेगा। यानी अगर आप यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को घटा देंगे तो अब आपके सामने सिर्फ टैक्स बचेगा। हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी अब हम सातवें में से आठवें को घटा देंगे, सातवां माइनस आठवां, तो हमें जो प्राप्त होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। अब सिर्फ एक आइटम बचा और वो है टैक्स। फिर हम इसमें से टैक्स भी घटाएंगे। 10वां नंबर हम लिखेंगे टैक्स एक्सपेंसेज। जो टैक्स होता है वो लगभग एक ही बार का होता है प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से, लेकिन कभी कभी हम करंट ईयर के प्रॉफिट पर टैक्स काटते ही काटते हैं। डिफर्ड टैक्स और भी दिया होता है, जो रुका हुआ टैक्स होता है, आस्थगित होता है, उसको भी हम लिख देते हैं। दोनों टैक्स को बाहरी टोटल करके यहाँ लिख देंगे। यदि एक भी टैक्स नहीं है तो ये कॉलम डैश लग जाएगा, छोड़ देंगे। अगर है तो बस अमाउंट लिख करके यहाँ टोटल लिख देंगे।
एक है तो एक, दो है तो दो टैक्स लिख देंगे। उसके बाद हम 9वें नंबर में से यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अब तो टैक्स कट जाएगा। जब टैक्स कट जाएगा तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी, यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें निकल जाएगा हमारे सामने। और इसका मतलब है 9वें नंबर में से यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड 9 - 10 करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। यही नेट प्रॉफिट है, यही बिजनेस का सही और शुद्ध लाभ है। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में प्रति अंश आय भी पूछा जाता है, यानी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए जो ये प्रॉफिट आया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर या शेयर्स से डिवाइड करते हैं। यदि सवाल में इक्विटी शेयर लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और यहाँ पर आप लिखेंगे अर्निंग पर इक्विटी शेयर। यदि इक्विटी शब्द यानी समता अंश नहीं लिखा है तो आप सिर्फ अर्निंग पर शेयर लिखेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर ही लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। इस प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से यहाँ डिवाइड करेंगे तो जो ईपीएस प्राप्त होगा यानी अर्निंग पर शेयर, उसको यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से आपने प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा यानी फॉर्मेट बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट एक ऐसा प्रश्न है जिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है स्टूडेंट्स के लिए। हर स्टूडेंट इस चैप्टर को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला है, लेकिन क्योंकि उसको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, इस वक्त बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट आ रहा है वह इस फॉर्मेट को लेकर के बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड है, क्योंकि यह सभी आइटम सब लोग रट लेते हैं। रट तो लेते हैं लेकिन ये आइटम भरे कैसे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जब ट्रायल बैलेंस मिलता है किताब में, उस ट्रायल बैलेंस में ये आइटम इस रूप में लिखे हुए नहीं मिलते हैं, और हम इस फॉर्मेट को देखने के बाद पागल हो जाते हैं और सोचते हैं यार ये सब आइटम तो मिला ही नहीं, हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे कैसे, इसका कोई भी जरिया समझ में नहीं आता है, और हम पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगते हैं। सारा एग्जाम्पल हम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है और सोच में डूब जाते हैं। फिर किताब कॉपी एक तरफ रख के सोचने लगते हैं ये चैप्टर कैसे होगा, आखिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए अब हमने आपके सामने पेश किया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट। इसको आप ध्यान से देखें, समझें। अगली जो वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे वो पहले इलस्ट्रेटिव टाइप का होगा, यानी एग्जाम्पल टाइप में आपके सामने सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन ही, लेकिन वह आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से पेश किया जाएगा, एक एक पॉइंट बारीकी के साथ, वर्किंग नोट के साथ, नोट्स टू अकाउंट के साथ आपके सामने आएगा। चंद पलों की देरी है, यानी 1 या 2 दिन के अंदर इसका सॉल्यूशन भी हम आपके सामने एक एक करके पेश करेंगे। बस आपसे गुजारिश इतनी है कि इस चैनल को और इस वीडियो को इतना वायरल कर दो, इतना वायरल कर दीजिए कि ताकि हर बच्चा ये फाइनल अकाउंट को एकदम रट जाए, उसके दिमाग की नस नस में घुस जाए और वह फाइनल अकाउंट को कभी न भूले। फिर लेकर आएंगे एक नई और खास वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।